नमस्कार दोस्तों। हमने कल एडमिशन की क्लास ख़त्म की थी। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो एडमिशन की थी। एडमिशन में कन्फेशन भी आता है, तो आज हम कन्फेशन से डील करेंगे। तो कैरी ऑन करते हैं अपनी क्लास को, और ये हमारा जो नया लेक्चर रहेगा कन्फेशन का रहेगा। ठीक है। आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है आरजीएस का फाउंडेशन बैच 21 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोडों में। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट ब्रिज जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉल करें। ठीक है, 9424443736। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है कन्फेशन की। ठीक है, हमने पढ़ा था एडमिशन। एडमिशन क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की लायबिलिटी को या किसी भी प्रकार के फैक्ट्स को एडमिट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है, पर्टिकुलर जो फैक्ट्स हैं, पर्टिकुलर जो लायबिलिटी है ये मेरी है। वो लायबिलिटी को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, बेसिकली स्वीकार कर लेता है। तो उसको अपन एडमिशन बोल रहे थे जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट जो दे रहा है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो स्टीफन भाई साहब ने बोला था कि एडमिशन जो एडमिशन है उसमें कन्फेशन भी इंक्लूड होता है। मतलब एक कन्फेशन जो होता है एक प्रकार का एडमिशन ही होता है। ठीक है, क्या कन्फेशन जो होता है वो एक प्रकार का एडमिशन ही होता है। अब हमने थोड़ी सी चीज देखी थी कि एडमिशन होता क्या है, कि एडमिशन एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। व्यक्ति कौन हो सकता है, हमने सेक्शन 18 जो पढ़ा था उसमें 5 प्रकार के व्यक्ति पर्सन दिए गए थे। ठीक है ना, तो 5 प्रकार के पर्सन दिए गए। तो आप जो 17 से लेके और 23 तक की जो हमारी वीडियो है वो आप जाके लिंक देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि एडमिशन क्या होता है, कि एडमिशन एक प्रकार का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, चाहे प्लेंटिफ हो डिफेंडेंट हो। ठीक है ना, अब वो किस लिए दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति ये एडमिट कर लेता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फैक्ट या पर्टिकुलर लायबिलिटी क्या है, मेरी है, तो उसको अपन एडमिशन बोल रहे हैं। अब ये स्टीफन ने बोला है कि कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन एक प्रकार का एडमिशन ही है। ठीक है ना, अब कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन, हमने बोला था एडमिशन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कन्फेशन में क्या, कन्फेशन में सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन होगा। कौन, एक्यूज्ड पर्सन होगा। ठीक है, और एडमिशन में एनी पर्सन। अब एनी पर्सन में जो सेक्शन 18 में जो दिए गए ना, सेक्शन 18 टू 22 वो व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन कन्फेशन में कोई भी एक्यूज्ड पर्सन अगर किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है, किस चीज के रिगार्डिंग, कि उसने किसी प्रकार का अपराध कमिट किया है, उसने किसी प्रकार का अपराध किया है, उसको अपन कन्फेशन बोल रहे हैं। सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, इस ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम का मर्डर कर दिया। क्या ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और मैटर जो कोर्ट में पहुंच गया। उससे पहले या कोर्ट के दौरान, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान, उससे पहले का मतलब कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बोल सकते हैं, या कोर्ट की ट्रायल की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी बोल सकते हैं कि ए व्यक्ति ने किसी प्रकार का कन्फेशन किया। क्या किसी प्रकार का कन्फेशन किया, उसने अपनी गिल्ट का ये बोल देता है कि हाँ मैंने ही बी का मर्डर किया है। ए क्या बोल देता है कि हाँ मैंने ही बी का मर्डर किया है, फलाने फलाने वेपन से किया है, और फलानी फलानी जगह पर मैंने उसको छुपा कर रखा है। मतलब बेसिकली उस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने जो बी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है, वो सारी ऑफेंस जो जिस प्रकार से उसने कमिट किया है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो कन्फेस कर देता है कि हाँ मैंने ही ए बी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है। तो इस चीज को ए का कन्फेशन बोलेंगे, इस चीज को ए का कन्फेशन बोलेंगे। और ए नाम का व्यक्ति जो है वो कौन है, एक्यूज पर्सन है। ठीक है, एक्यूज पर्सन है, तो इसी चीज को बोलेंगे अपन कन्फेशन। तो कन्फेशन का जनरल लैंग्वेज क्या बोलेंगे, कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो गिल्ट है, उसने जो जो अपराध किया है उसको स्वीकार कर लेता है। कोई भी एक्यूज पर्सन अगर गिल्ट को या जो भी क्राइम उसने कमिट किया है उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ फलाना फलाना अपराध जो है मैंने ही कमिट किया है, उसको बोलेंगे अपन कन्फेशन। ठीक है, और स्टीफन के अकॉर्डिंग कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन इज एन एडमिशन। मतलब क्या हुआ कि सपोज करते हैं कि ये एडमिशन है। ठीक है ना, ये पूरी चीज एडमिशन है। ठीक है, अब इसमें ये कन्फेशन है। आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी होगी सबने, आई होप। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट जो चीज है ना ये एडमिशन है,
और ये क्या है, कन्फेशन है। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब, कौन से भाई साहब, स्टीफन भाई साहब बोल रहे हैं कि कन्फेशन एक प्रकार का एडमिशन है। मतलब क्या हुआ कि ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस। क्या बोल रहा हूं, ऑल एडमिशंस आर कन्फेशंस बट ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिशन। ये वाइस वर्सा चीज है। और हमेशा बीए, एलएलबी या जुडिशरी के किसी भी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट दे देते हैं और बोल देते हैं कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, है ना, इस स्टेटमेंट की क्या व्याख्या कीजिए। तो ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस, ये स्टेटमेंट दे देते हैं। ध्यान रखें कि पूरा जो गोला है ये क्या है, एडमिशन है। अब इसमें छोटा वाला जो गोला है ना, वो है क्या, कन्फेशन। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि भैया ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। ये स्टेटमेंट दिया है बेसिकली किसकी डेरिवेटिव से निकल के आ रहा है, इस लाइन से निकल के आ रहा है। क्या कि कन्फेशन एक प्रकार का एडमिशन ही होता है। क्यों, एडमिशन को भी व्यक्ति या जनरल स्टेटमेंट देता है, लेकिन एक्यूज पर्सन जो बेसिकली कन्फेशन कौन देता है, एक्यूज पर्सन देता है किसी पर्टिकुलर क्राइम के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इन्होंने बोला है, आप स्टीफन की पूरी डेफिनेशन को पढ़ते अपन कि कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम, कभी भी दिया जा सकता है किसी भी पर्सन के द्वारा बाय ए पर्सन चार्ज्ड विद द क्राइम। अब वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है ना, वो व्यक्ति को चार्ज किया गया किसी भी क्राइम के लिए, है ना। अब वो व्यक्ति जो है ना, क्या है, वो व्यक्ति क्या किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट ही तो एडमिशन है और एडमिशन इज ए कन्फेशन। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी पर्टिकुलर क्राइम के लिए क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, और वो ये बोलता है, स्टेट करता है या सजेस्ट करता है, क्या स्टेट करता है या सजेस्ट करता है, क्या, एक इन्फ्रेंस दैट ही हैज कमिटेड क्राइम, कि उसने ही ऑफेंस कमिट किया है। दोबारा से सुने कि कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी पर्टिकुलर अपराध के लिए चार्ज किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है, ठीक है ना, उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया, उसके स्टेटमेंट से स्टेटिंग मतलब उसके स्टेटमेंट से ऐसा बोला जा रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, या उसके सजेशन से इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया है। तो दो चीजें हैं, स्टेटिंग एंड सजेस्टिंग, दो चीजें हैं, ठीक है ना। स्टेटिंग का मतलब वो कह रहा है कि भाई हाँ मैंने ही अपराध किया है, और सजेस्टिंग का मतलब होता है कि उसने, वो सजेस्ट कर रहा है कि उसने उसकी सजेशन से, उसके स्टेटमेंट के सजेशन से किसी प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ उसी ने अपराध कमिट किया है। ठीक है ना, एग्जांपल देता हूं आपको, देखो मैंने आपको यहां बोला कि सीधा सीधा अगर ए बोल देता है कि मैंने ही बी का मर्डर किया है, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, स्टेटिंग। ये स्टेटिंग की कैटेगरी में आ जाए कि भाई डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ मैंने ही बी का मर्डर किया, दैट्स इट। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, सजेस्टिंग। सजेस्टिंग का मतलब कि भाई हाँ मैं ए का मर्डर करना चाहता हूं, ठीक है, मैं ए का मर्डर करना चाहता हूं, और मैं एक वेपन मतलब कि एक बंदूक जो है मेरे पॉकेट में रख के बी के घर की तरफ गया, ठीक है ना, बी के घर की तरफ गया, वहां मैंने उससे झगड़ा किया, ठीक है, और बट ये नहीं कहीं बोला उसने कि मैंने मर्डर किया है। ये चीजें क्या बोल रही हैं कि हाँ हो सकता है बेसिकली कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। तो कोई भी व्यक्ति जो जिसको चार्ज किया जा रहा है, वो व्यक्ति स्टेट कर रहा है, मतलब बोल रहा है, उसके सजेस्ट हो रहा है, मतलब इन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है, एक अनुमान निकल के आ रहा है कि भैया उसने ऑफेंस कमिट किया, तो इसी को क्या बोलेंगे, कन्फेशन। ये स्टीफन ने बोला था, ठीक है, ये स्टीफन ने बोला था। अब एक केस आया था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया था कि कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस, या तो वो सीधे सीधे कंडीशंस में उसको एडमिट कर लेता है, क्या, या तो वो सीधे सीधे एडमिट कर लेता है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कन्फेशन। दूसरी चीज बोल रहा है एट एनी सब्सटेंशियल ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, या उससे ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई हाँ कोई व्यक्ति जो है ऑफेंस कमिट कर रहा है, क्या उससे ऑफेंस कमिट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, जैसे कि ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो ये पक्का नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में बोला गया था। स्टीफन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज थी कन्फेशन की वो अलग थी, और पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज को उसको डिफर कर दिया गया, ठीक है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक केस आया था पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब, पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब के केस में जो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में जो भी डेफिनेशन दी गई थी कन्फेशन की,
वो डेफिनेशन को कंफर्म किया था, अफर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई हाँ, हम पक्का नारायण स्वामी वाले केस में जो भी डेफिनेशन दी गई है उसको क्या कर रहे हैं अपन, भाई हम उसको अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये कन्फेशन की डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि कन्फेशन कहां दिया गया है, कन्फेशन होता क्या है बेसिकली, देखो ठीक है। अब जो पकाला नारायण स्वामी था, उन्होंने ये भी पकाला नारायण स्वामी वाले केस में दो चीजें निकल के आई थी, और उन्होंने बोला था कि स्टेटमेंट के बेस पे, अभी यहां पे हमने देखा था किसके बेस पे, ऑन द टर्म्स ऑफ द ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, ठीक है ना, ये दोनों चीज थी। अब ये क्या है, स्टेटिंग ऑल द फैक्ट्स, ये क्या बोल रहा है, स्टेटिंग ऑल द फैक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट के बेस पे दो प्रकार के कन्फेशन निकल के आ रहे हैं। क्या, एक तो है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। क्या बोल रहा हूं, एक तो है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। एक है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई भी अक्यूज पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई हाँ मैंने ही अपराध कमिट किया है, तो उसके स्टेटमेंट से वो व्यक्ति जो ऑफेंस कमिट किया है वो ये बोल रहा है कि भाई हाँ मैंने अपराध कमिट किया है, ठीक है ना। तो अगर उसके स्टेटमेंट से वो व्यक्ति को किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, मतलब कि उसके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति किसी भी अपराध में सम्मिलित हो रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। दूसरी चीज है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। अब एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होता है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिससे अपराधी को क्या है, उस अपराध से बाहर निकाला जा रहा है, क्या, रिडीम द पर्सन फ्रॉम द ऑफेंसेस, मतलब उस व्यक्ति को, उस अपराधी को उसने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया और उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे वो इनोसेंट बन रहा है, ठीक है ना, क्या वो इनोसेंट बन रहा है, मतलब कुछ किसी प्रकार के एक्सेप्शन में आ रहा है, या फिर वो जनरल एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो उसने किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट से ऐसा नजर आ रहा है कि भाई हाँ इसने अपराध तो किया है, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो वो उस अपराध की श्रेणी से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। इनकल्पेटरी मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सकल्पेटरी मतलब अपराध से बाहर जा रहा है, इतना समझ लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहां पर मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया, ठीक है ना। अब ए नाम के व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैंने ही बी का मर्डर किया है, दैट इज कॉल्ड द इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, कि ए नाम के व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ मैंने ही बी का मर्डर किया है। तो ऐसे स्टेटमेंट से उस पर्सन, वो व्यक्ति जो है किसी भी क्राइम में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में इस ए नाम के व्यक्ति ने बोला कि हाँ मैंने ही ए का मर्डर किया है, लेकिन अगर मैं ए का मर्डर नहीं करता, मैं ए की हत्या नहीं करता, तो बी मुझे मार देता, क्योंकि बी के पास में बंदूक थी और वो मुझे मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था मुझे मारने के लिए, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो अब इसने क्या कर दिया कि मैंने अपने जनरल डिफेंस में, मतलब सॉरी मैंने अपने डिफेंस में क्या है, अपनी आत्मरक्षा में बी को मारा है, ठीक है। तो अब इसने ए पहला स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ मैंने बी को मारा है, लेकिन मैंने अपनी आत्मरक्षा में, अपनी सेल्फ डिफेंस में बी को मारा है। तो पहला स्टेटमेंट जिससे वो ये पता हो रहा है कि भाई वो पर्टिकुलर व्यक्ति है जो ऑफेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट जिससे ये लग रहा है कि भैया वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस से बाहर हो रहा है, रिडीम हो रहा है, बाहर हो रहा है ना। तो वो व्यक्ति अब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है कि ऐसा स्टेटमेंट कौन सा हुआ, वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई हाँ मैंने मारा है, लेकिन से वाले से बाद में जो स्टेटमेंट हो रहा है वो कौन सा है, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। और पहला वाला स्टेटमेंट कौन सा हो गया, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। दैट इज मतलब बेसिकली ये दो प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और जिनको पक्का नारायण स्वामी वर्सेस केस में बोला भी गया था कि भाई हाँ ये दो प्रकार के स्टेटमेंट हो सकते हैं, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब पलविंदर कौर वर्सेस कौन से में, पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब में, ये कन्फेशन उन्होंने बोला था, पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब में उन्होंने बोला था कि भैया इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट व्हाटएवर, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट है एक्यूज के द्वारा जो दिया गया है उसको या तो पूरा का पूरा लिया जाए या बिल्कुल भी ना लिया जाए। क्या बोल रहा जा रहा है कि एक्सेप्टेड एज ए होल और रिजेक्टेड एज ए होल। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है जो भी एक्यूज पर्सन ने इनकल्पेटरी स्टेटमेंट दिया है या एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट दिया है,
उसको पूरे के पूरे को एज एन एविडेंस लिया जाना चाहिए और या पूरे को नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि मान के चलते हैं कि अगर ये बोलते हैं कि भाई एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को लेना है, सॉरी इनकल्पेटरी स्टेटमेंट को लेना है, तो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट से ए नाम के व्यक्ति ने जो बोला था कि भाई हाँ मैंने मर्डर किया है, तो उसको तो वो मर्डर की सजा मिल जाएगी उसको, ठीक है ना। अब दूसरा एक्सकल्पेटरी कौन सा था? हाँ मैंने अपनी आत्मरक्षा में किया, तो अब इससे क्या बन रहा है? वो इनोसेंट बन रहा है, बेसिकली इनोसेंट बन रहा है, मतलब कि वो अपराध से बाहर निकल के आ रहा है कि जनरल डिफेंस में उसने अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध कमिट किया है तो कौन सी चीज में किया है? डिफेंस में किया है, तो डिफेंस के लिए अब उसको बेसिकली मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। तो ये दोनों चीजें हैं, अगर हम उसको पूरे को एज ए होल लेंगे ना, तब तो समझ में आएगा कि उसका पर्टिकुलर क्राइम का इंटेंशन क्या थी। अगर अपन उसको पार्टली एक्सेप्ट करेंगे, पार्टली उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये निकल के आएगा भाई हाँ इस व्यक्ति ने अपराध कमिट किया इनकल्पेटरी से और एक्सकल्पेटरी से जनरल डिफेंस में किया, ठीक है ना। तो इसलिए पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब में बोला गया था कि भैया दो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को जो है क्या है लिया जाना चाहिए एज एन एविडेंस, ठीक है। फिर है जो कन्फेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो कन्फेशन हमने अपन पढ़े थे, एडमिशन कितने प्रकार के होते हैं, सेम चीज है कि कन्फेशन कितने प्रकार के होते हैं भैया। एडमिशन कन्फेशन दो प्रकार के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कन्फेशन, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो एक्यूज पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है, किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है, जुडिशियल कन्फेशन हो गया। और मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी व्यक्ति के सामने दिया जा रहा है, मतलब कि पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने दिया जा रहा है, किसी बाबा जी के सामने, वॉटएवर, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। मतलब कि किसी भी कोई भी स्टेटमेंट जब किसी भी पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है तो उसको अपन जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कन्फेशन होता है, ये जो एविडेंस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, उसकी जो रिलेवेंसी है ना वो बढ़ गई क्योंकि अपन ने मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है। और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी पर्टिकुलर पर्सन के सामने दिया गया तो उसकी रिलेवेंसी कम हो गई बेसिकली, तो उसको अपन वीक काइंड ऑफ एविडेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका जो जुडिशियल कन्फेशन का जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के सेक्शन 164 में दिया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 164 में दिया गया है, ठीक है। अब सीआरपीसी का सेक्शन 164 क्या बोलता है कि कन्फेशन किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उसको एक प्रकार की वार्निंग दी जाएगी, उसको एक प्रकार से ये सजेस्ट किया जाएगा भाई हाँ आपको कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कन्फेशन करना चाह रहे हो तो आप वॉलंटरी हो, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कन्फेशन कर सकते हो। अगर आपने कन्फेशन किया तो आपको आपने जो कन्फेशन किया है वो आपके अगेंस्ट में एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है, ये ना, ये सेक्शन 164 में पूरा प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। तो जो जुडिशियल कन्फेशन का प्रोसीजर कहां है? 164 सीआरपीसी में दिया गया है, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का जो प्रोसीजर है ना वो कहीं पर नहीं दिया गया है, कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दिया गया, ठीक है। यही मैंने बोला कि भैया स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, कौन सा क्यों होगा? क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है। और प्रिजम्पशंस, प्रिजम्पशन बेसिकली जब अपन प्रिजम्पशन पढ़ते हैं सेल्फ प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रिज्यूम, ठीक है ना, तो ये प्रिजम्पशंस पढ़े थे। तो ये प्रिजम्पशंस इसका जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मतलब कि जुडिशियल कन्फेशन है, इसका प्रिजम्पशन सीआरपी एविडेंस, सॉरी एविडेंस के इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के 80 सेक्शन 80 में दिया गया है, ठीक है ना। इतनी सी समझ में आई। और इसका कोई प्रिजम्पशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रिजम्पशन नहीं दिया गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, ठीक है। तो जुडिशियल कन्फेशन या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। जुडिशियल कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी भी पर्सन के सामने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा, ठीक है। अब एक प्रकार का कन्फेशन और आपको मिलेगा, क्या? रिट्रैक्टेड कन्फेशन। क्या? रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? रिट्रैक्टेड कन्फेशन को अपन बोलते हैं मुकरी हुई संस्वीकृति। क्या? मुकरी हुई संस्वीकृति। अब मुकरी हुई संस्वीकृति क्या होता है? मुकरी हुई संस्वीकृति का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है जिसने पहले ट्रायल से पहले किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया और बाद में जब ट्रायल स्टार्ट हुई तो अपने स्टेटमेंट से मुकर गया, उसको ही बोलेंगे अपन मुकरी हुई स्टेटमेंट में मुकरी हुई संस्वीकृति, ठीक है ना, उसी को बोलेंगे अपन रिट्रैक्टेड कन्फेशन। देखो स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन, कब? बिफोर ट्रायल। क्या? बिफोर ट्रायल, मतलब ट्रायल उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, उसने किसी प्रकार का कन्फेशन दिया, उसने किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। किसने? एक्यूज्ड पर्सन ने। किसने? एक्यूज्ड पर्सन ने किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया, कब?
ट्रायल से पहले, और उसने ये बोला, वो एडमिट किया, ही एडमिट्स टू हैव कमिटेड द ऑफेंस, बट जब जब उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ तो वो रेपुडिएट, मतलब कि उसने डिनाई कर दिया उस चीज से, क्या मना कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है ना। तो उसने पहले तो बोला कि हाँ मैंने ही बी का मर्डर किया है, कब बोला, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, लेकिन बाद में जब ट्रायल स्टार्ट हुई तब उसने बोल दिया कि हाँ मैंने तो मर्डर नहीं किया है। मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि वो अपने स्टेटमेंट से, मैं ये जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो सकता है कि भाई ठीक है, तो वो कोई भी स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट से बाद में मुकर रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे अपन क्या चीज, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, मुकरी हुई संस्वीकृति। देखो ये तो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, ये कन्फेशन है, ठीक है ना, और आप सेक्शन 154 एविडेंस एक्ट 72 का, जिसको अपन होस्टाइल विटनेस के नाम से भी जानते हैं, तो होस्टाइल विटनेस है, यहाँ पे कौन है, कन्फेशन दिया जा रहा है, अक्यूज पर्सन है, वहां पे कौन है, विटनेस है, दोनों में डिफरेंस समझना। वो वहां भी अपने स्टेटमेंट से क्या है, वो विटनेस होते हुए वो अपने जो एविडेंस दे रहा है वो अपने एडवोकेट अपने फेवर में ना देके किसी पर्टिकुलर दूसरे व्यक्ति के फेवर में हो जाता है, तो उसको अपन वहां पे होस्टाइल विटनेस को बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो दोनों चीजें ना अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्फेशन है, वो कन्फेशन जो खुद से दिया जा रहा है, वॉलंटरी दिया जा रहा है, ठीक है, और बाद में उसको मुकर रहा है, तो वो कन्फेशन रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है, दोनों चीजें अलग हैं, ये एक्यूज पर्सन है, वो विटनेस है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया है ट्रायल स्टार्ट होने से पहले और बाद में वो स्टेटमेंट से मुकर जाता है कि भाई हाँ ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को ट्रायल के दौरान वो मुकर जाता है, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, मुकरी हुई संस्वीकृति। अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस था प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्या, प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें यह बोला गया था कि कोर्ट जो है इस रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेस पर किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं दे सकती है, सजा नहीं दे सकती है, जब तक उसके स्टेटमेंट को, उसके कन्फेशन को दूसरे एविडेंसों से संपुष्टि ना कर ली जाए, कोरोबोरेट ना कर लिया जाए, ठीक है ना, जब तक उसके स्टेटमेंट को दूसरे अदर एविडेंस से, अदर इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबोरेट ना कर लिया जाए, संपुष्टि ना कर ली जाए, ठीक है ना, तब तक उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है, ये इस केस में बोला गया था, ठीक है। अब है कन्फेशन बेसिकली कहां है, देखो देखो एविडेंस के इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 24 से 30 दिया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 22 से 24 सेक्शन के बीच में दिया गया, मतलब कि बेसिकली जो सेक्शन 24, 25, 26 ये सारे के सारे एक ही प्रोविजन बना दिया गया है, और जो 23 और 24 है उसमें बाकी के प्रोविजंस को डाल दिया गया है, प्रोवाइजो या जो भी प्रोवाइजो मेंशन करके, ठीक है ना। तो यहां देखो मैंने अलग से मेंशन कर रखा है बीएसए को, तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं एविडेंस के सेक्शन जो है उनको डिनोट करूंगा, ठीक है। तो सेक्शन 24 मतलब कि सेक्शन 22 बीएसए का, ठीक है ना, यहाँ पे सेक्शन 29 एविडेंस का, यहाँ सेक्शन 22 का सेकंड प्रोवाइजो, ठीक है। तो प्रोवाइजो दिए गए हैं, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम्स में जब आपके एग्जाम्स होंगे जिसमें बीएसए आ रहा है ना, उस एग्जाम्स में वो बोल सकते हैं, वो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं आरपीएससी खासकर से, जैसे कि फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, सेकंड एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। देखो सेक्शन 24 थोड़ा सा समझना, सेक्शन 24 में यहाँ पे आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सेक्शन 24 है ना वो इररिलेवेंट है, मतलब कि सेक्शन 24 के दायरे में कोई भी व्यक्ति अगर स्टेटमेंट देगा, कन्फेशन देगा, तो वो स्टेटमेंट और कन्फेशन जहां क्या माना जाएगा, इररिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है ना, एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 24 का एक्सेप्शन है कौन सा, सेक्शन 28, मतलब एक्सेप्शन ना बोल के अपन ये बोल सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 24 में दिए गए उन इंग्रेडिएंट को अगर हटा दिया जाए तो सेक्शन 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और वहां पे जो स्टेटमेंट होगा वो रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 25, 26 में अगर किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया जाएगा तो भी वो इररिलेवेंट माना जाएगा,
लेकिन सेक्शन 25 और 26 का एक्सेप्शन 27 है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेक्शन 25 और 26 का एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, तो अब अगर बीएसए में पूछे जाएंगे तो सेक्शन 23 का एक्सेप्शन क्या हो गया, 23 बीएसए में जो प्रोवाइजो दिया गया ना वो। ठीक है ना, अब सेक्शन 25 और 26 में बोला गया कि भैया जो स्टेटमेंट को कन्फेशन दिया गया वो इररिलेवेंट होगा, लेकिन 27 में बोला गया कि वो स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर पार्ट तक रिलेवेंट होगा। अब वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना, पार्ट के थ्रू, थोड़ी चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सेक्शन 29 एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 27 और 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 में क्या बोला गया कि अदरवाइज रिलेवेंट। अदरवाइज रिलेवेंट का मतलब कि आपसे कोई भी धोखाधड़ी करके एक प्रकार से कन्फेशन दिया जा रहा है तो वो रिलेवेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो वो अदरवाइज रिलेवेंट होगा, मतलब बेसिकली उसको रिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है ना, तो सेक्शन 29 में ये चीज बोली गई है। थोड़ा सा कन्फेशन ये पूरा पार्ट है, ठीक है ना, पूरा पार्ट का मतलब 27 तक 29 तक आ गया। 30 एक अलग से सेक्शन है बेसिकली जिसमें जॉइंट ट्रायल की बात करता है। ठीक है, तो कन्फेशन की बात कर रहा है कि सेक्शन 24 में जो कन्फेशन दिया जाएगा वो इररिलेवेंट होगा, 28 में रिलेवेंट होगा, 29 में क्या होगा, रिलेवेंट होगा लेकिन अदरवाइज रिलेवेंट होगा। 25 से 26 में जो भी प्रोविजंस हैं, जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो रिलेवेंट होगा और बाकी का रिलेवेंट 29 27 में रिलेवेंट होगा। ठीक है, अब 24 क्या बोलता है, 24 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्या, कोई भी एक्यूज पर्सन है, कोई भी एक्यूज पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक्यूज पर्सन है, उस एक्यूज पर्सन को क्या किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है, उसको थ्रेट दी जा रही है, धमकी या उसको किसी प्रकार का वचन किया जा रहा है। क्या बोल रहा हूं कि कोई भी एक्यूज पर्सन है उसको डराया धमकाया जा रहा है और उस डराने धमकाने के बाद में वो व्यक्ति क्या दे रहा है, अपना स्टेटमेंट निकाल के दे रहा है, मतलब स्टेटमेंट दे रहा है। आपने मूवियों में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति को पुलिस जो है डराती है कि आप किसी प्रकार का स्टेटमेंट ये अपराध को कबूल कर लो, डराती है धमकाती है, और वो व्यक्ति जो है वो स्टेटमेंट दे देता है कि भाई हाँ फलाना फलाना अपराध मैंने ही कमिट किया है, तो वो स्टेटमेंट जो होगा उस स्टेटमेंट को कोर्ट में रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, वो इररिलेवेंट होगा। ठीक है, वो इररिलेवेंट होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि जो डराया धमकाया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन इन अथॉरिटी में होना चाहिए। जो व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है वो व्यक्ति कौन होना चाहिए, पर्टिकुलर अथॉरिटी में होना चाहिए, पर्सन इन अथॉरिटी में होना चाहिए। पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है ना, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो गया जो अथॉरिटी में है, जो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी में और उस व्यक्ति के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, तो और उस व्यक्ति ने डराया धमकाने के बाद में कोई स्टेटमेंट निकाल के दिया तो वो इररिलेवेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि भैया जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है या तो उस स्टेटमेंट से क्या निकल के आ रहा है, देखो ही वुड गेन एनी एडवांटेज, या तो उस व्यक्ति को एडवांटेज हो रहा है उस स्टेटमेंट से, या अवॉइड एनी एवल ऑफ टेम्पोरल नेचर। अवॉइड एनी एवल ऑफ टेम्पोरल नेचर मतलब या तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है उस व्यक्ति को किसी प्रकार का क्या है एडवांटेज हो रहा है, या जिस व्यक्ति के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है उस व्यक्ति को एडवांटेज हो रहा है। ठीक है ना, तो उस केस में, इन तीनों केस में कि कोई भी व्यक्ति है जो पर्टिकुलर अथॉरिटी में है और उसने किसी व्यक्ति को डराया धमकाया है और उसके बावजूद में वो स्टेटमेंट दिया गया तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। या नेक्स्ट कंडीशन है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रहा है और उस स्टेटमेंट से क्या उसको फायदा निकल के आ रहा है, कोई एडवांटेज मिल रहा है, या उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने जिसने डराया धमकाया उसने उसको एडवांटेज मिल रहा है, तो वो स्टेटमेंट जो दिया जाएगा वो कोर्ट में इनएडमिसिबल माना जाएगा। क्या, कोर्ट में वो ग्राह्य नहीं होगा। सेक्शन 24 बात करता है इसलिए। ठीक है ना, अब सेक्शन 24 का एक केस है जिसको आरजेएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ठीक है, ये है कि आर वर्सेस स्लीमैन। आर वर्सेस स्लीमैन में बोला गया था कि कन्फेशन वाज नॉट ऑफ टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल नेचर का नहीं होना, कन्फेशन जो है बेसिकली टेम्पोरल नेचर का अगर होगा तो बेसिकली वो क्या माना गया, कन्फेशन नहीं है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल नेचर का है तो वो कन्फेशन मानना जाएगा। क्या, अब मैंने क्या बोल दिया, अरे भाई पुलिस ऑफिसर ने बोला
कि देखो हम आपके साथ, अब वो उसको पुलिस ऑफिसर है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मार रहा है, पीट रहा है और बोल रहा है इसको कबूल करो, और उसने कन्फेशन दे दिया, तो वो टेम्पोरल नेचर का हुआ, तो भी वो जो कन्फेशन है वो रिलेवेंट होगा। लेकिन अगर किसी बाबा ने बोला कि बेटा देखो आपने जो भी अपराध किए हैं उनको मेरे सामने आप बेसिकली बता दो, ठीक है ना, किसी बाबा जी ने डराया धमकाया कि नहीं तो आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, फलाना निकाना जो भी है, बेसिकली उसने अपने स्पिरिचुअल नेचर से, धार्मिक भावनाओं में बहकर उसने क्या कर दिया, उसने बता दिया कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वैसा वैसा हुआ है, मैंने अपना सारा कन्फेस कर दिया, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो कोर्ट में रिलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो बाबा हैं या स्पिरिचुअल नेचर की जो एक्टिविटी हो रही है वो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी में नहीं है, ठीक है ना, तो वो स्टेटमेंट जो क्या माना जाएगा, वो रिलेवेंट माना जाएगा, और जो टेम्पोरल नेचर का होगा वो यहाँ पे देखा टेम्पोरल नेचर का इररिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 24 इतनी सी बात करता है। सेक्शन 24 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा, पर्सन इन अथॉरिटी में है, तो वो व्यक्ति का जो स्टेटमेंट होगा वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इररिलेवेंट माना जाएगा। दूसरी चीज है, या उस स्टेटमेंट से उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो दे रहा है या जिसने डराया धमकाया है वो व्यक्ति को किसी प्रकार का एडवांटेज होता है, या वो टेम्पोरल नेचर का स्टेटमेंट है, तो वो व्यक्ति का जो स्टेटमेंट होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इररिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 24 इतनी सी बात करता है। सेक्शन 28 मैंने बोला कि रिलेवेंसी की बात करता है, तो 28 क्या बोलता है, देखो 28 बोला मैंने कि रिलेवेंसी, ठीक है ना, तो 24 तो इररिलेवेंट हो गया। अब 28 रिलेवेंसी की क्या बात करता है कि अगर इंड्यूसमेंट थ्रेट को हटा दिया जाए, मतलब कि कन्फेशन को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कन्फेशन जो है वॉलंटरी दिया जाना चाहिए, तभी तो वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। अब उसने कन्फेशन दिया, वॉलंटरी दे रहा है, उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है, उसको किसी प्रकार का डराया धमकाया नहीं जा रहा है, वो खुद से अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, वो स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाएगा, चाहे किसी के द्वारा भी दिया गया हो, ठीक है ना, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, वो अपनी स्वेच्छा से दे रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है, उसको कोई डराया धमका रहा है, कोई व्यक्ति नहीं डराया धमका रहा है, तो वो स्टेटमेंट जो है सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, 28 के अकॉर्डिंग वो रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। अब 25 क्या बोल रहा है, 25 और 26 और 27 तीनों को एक साथ देखोगे अपन कैसे, देखो 25 बोल रहा है कि अगर कोई भी पुलिस को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्यूज पर्सन पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मैंने ही कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया, या मैंने ही फलाने व्यक्ति का मर्डर किया है, वो ये पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसको, पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, तो वो ऑफेंस, वो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कोर्ट में रिलेवेंट नहीं होगा, वो इररिलेवेंट होगा, मतलब कि उसकी एडमिसिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कि अगर किसी भी व्यक्ति को, देखो आपने देखा होगा जॉली एलएलबी मूवीज या बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि भैया पुलिस ऑफिसर को दी गई स्टेटमेंट जो होती है, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, तो वो सेक्शन 25 यही बात करता है कि अगर कोई भी एक्यूज पर्सन के द्वारा किसी प्रकार का स्टेटमेंट या किसी प्रकार का कन्फेशन दिया जाता है, देखो सेक्शन 164 सीआरपीसी जब पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट कन्फेशन दोनों अलग चीज बताई गई वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक्यूज पर्सन के द्वारा जो कन्फेशन दिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है, तो वो कन्फेशन जो होगा वो कोर्ट में रिलेवेंट नहीं होगा, मतलब कि इररिलेवेंट होगा, वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। 26 क्या बोल रहा है कि पुलिस की कस्टडी में रहता है, और तब वो पुलिस की कस्टडी में, मतलब कि थाने में हो गया, प्रिजन में हो गया, तो वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, और पुलिस की कस्टडी में रह के वो व्यक्ति ने किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट अब किसको दिया जा रहा है, सेम अगेन पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा, पुलिस की कस्टडी में पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा, पुलिस ऑफिसर में कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को दिया जाए तो अगेन वो इररिलेवेंट होगा। अरे भाई किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिया जाए या पुलिस की कस्टडी में रहते हुए पुलिस ऑफिसर को दिया जाए तो इररिलेवेंट ही माना जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर उस पुलिस ऑफिसर के इमीडिएट प्रेजेंस में कौन है, मैजिस्ट्रेट है, मतलब कि पुलिस ऑफिसर तो है लेकिन मजिस्ट्रेट भी साथ में है, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो रिलेवेंट होगा। मुझे पकड़ लिया गया, मैं पुलिस थाने में हूं, क्या मैं थाने में हूं और मैं थाने में रहते हुए मैंने किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया, किसको दिया, पुलिस ऑफिसर को दिया, तो वो तो इररिलेवेंट हो गया। लेकिन जब मैं पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दे रहा था, तो वो जब मैं दे रहा था उस पुलिस ऑफिसर को, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट साहब भी अवेलेबल थे, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया, रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिलेवेंसी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि मैजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल है इसलिए, ठीक है ना। सेक्शन 27 क्या बोल रहा है, सेम चीज बोल रहा है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, तो वो इररिलेवेंट रहेगा, क्या वो इररिलेवेंट रहेगा,
कोई भी व्यक्ति को, कोई भी एक्यूज पर्सन के द्वारा किसी पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो रिलेवेंट, इररिलेवेंट, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो इररिलेवेंट है। आपने 25 और 26 में पढ़ा। 27 भी यही बोलता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो स्टेटमेंट भी इररिलेवेंट होगा। लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे, जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे क्या है, कोई भी चीज निकल के आई है, तो वो स्टेटमेंट और वो जो चीज निकल के आई है वो दोनों की दोनों चीजें क्या होंगी, वो रिलेवेंट होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने बोला कि हाँ मैंने ही बी का मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि जो मैंने मर्डर किया है मैंने एक चाकू से किया था और मैंने चाकू को और पर्टिकुलर जो मेरे मर्डर करने के टाइम पे मेरी जो शर्ट थी वो खून से लथपथ हो गई थी, तो मैंने सारी चीजों को वहां पे छुपा के रखा हुआ है। और पुलिस ऑफिसर वहां पे गए, इन्वेस्टिगेशन की, वहां पे देखा तो भाई चाकू और शर्ट वगैरह अवेलेबल हो गए, ठीक है ना। तो अब जो स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बाद में जो भी रिकवरी हुई, जो भी चीजें मिली, तो वो सारी की चीजें क्या मानी जाएंगी, रिलेवेंट मानी जाएंगी। और बाकी का जो पार्ट ऑफ द जो बेसिकली नहीं मिला है ना, मान के चलो उसने मैंने ये भी रखा है मैंने वो भी रखा, वो नहीं मिला, तो वो स्टेटमेंट इररिलेवेंट होगा। जितना पार्ट से रिकवरी हुई है उतना पार्ट होगा क्या, रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है ना। इसको इस सेक्शन 27 के इस जो पार्ट है ना, इसको अपन लेस्टर एम्पर भी केस भी बोलते हैं, लेस्टर एम्पर केस, ठीक है। लेस्टर एम्पर केस के नाम से भी जानते हैं सेक्शन 27 को, कि सेक्शन 27 में ये बोला कि कोई भी व्यक्ति ने किसी भी स्टेटमेंट दिया, कन्फेशन दिया किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को, और वो इररिलेवेंट माना जाएगा 25-26 के अकॉर्डिंग। लेकिन उस स्टेटमेंट से किसी प्रकार की रिकवरी हुई, तो वो रिकवरी जो हुई है और जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही रिलेवेंट माने जाएंगे। इस केस की संपुष्टि हुई थी नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी में बोला था कि कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट के बिहाफ पे कोई भी चीज मिलती है तो वो रिलेवेंट होगा, क्या, वो रिलेवेंट होगा। भाई वही सेम चीज है कि सेक्शन 27 में किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट से रिकवरी हुई, चाकू की रिकवरी हो गई, शर्ट की रिकवरी हो गई, डेड बॉडी की रिकवरी हो गई, कोई भी चीज की रिकवरी हो गई, तो वो जो स्टेटमेंट दिया है और जो चीज पाई गई है वो दोनों की चीजें रिलेवेंट होंगी। अब द्योमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे ये इंपॉर्टेंट है और ये केसेस सारे इंपॉर्टेंट है कन्फेशन एडमिशन के, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया था कि आर्टिकल 20 और सेक्शन 27 जो है, आर्टिकल 20 और सेक्शन 27 में किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, किसी प्रकार का विरोधाभास है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 20 और 27 सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 20 जो है बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लागू होता है और 27 जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान लागू होता है, इसलिए किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, ठीक है ना। ये इन केसों में बोला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 29 क्या बोलता है, सेक्शन 20 अपन पढ़ लिए थे। 29 क्या बोलता है कि कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट, कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट। अब ये क्या चीज बात करता है कि कोई भी व्यक्ति को प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, मतलब उसने बोला कि आप मुझे बता सकते हो, मैं आपसे वादा करता हूं, वचन करता हूं कि आपके जो सीक्रेट्स रहेंगे मैं उनको किसी को नहीं बताऊंगा, ये जनरली होता है, ठीक है ना। तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, ठीक। दूसरी चीज है कि भाई डिसीविंग एन एक्यूज पर्सन, किसी व्यक्ति को डिसीव किया जा रहा है, ठीक है ना। तीसरी चीज है कि बाय मेकिंग एक्यूज ड्रंक, कि किसी व्यक्ति को दारू पिला के फिर उससे उगलवाया जा रहा है, ठीक है ना। या कोई भी ड्रंकन पर्सन जिसको बोल सकते अपन, क्या, ड्रंकन पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है मेड आंसर टू द क्वेश्चन, वो उस व्यक्ति को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या आंसर कर दिया, वो व्यक्ति। और कोई भी व्यक्ति है जिसको वार्निंग दी गई थी भैया आपको कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कन्फेशन करते तो आपका कन्फेशन जो है आपके अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है, तो उसको किसी प्रकार की ऐसी वार्निंग नहीं दी गई है, वार्निंग नहीं दी गई है। मैंने सेक्शन 164 सीआरपीसी का एक पार्ट बताया था आपको कि कन्फेशन जब भी किया जाता है तो
पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक वार्निंग दी जाती है कि आपको कन्फेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कन्फेशन देते हो तो आपका जो कन्फेशन है, जो स्टेटमेंट है, आपके अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार की कोई भी वार्निंग उस पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन को नहीं दी गई है। तो इन कंडीशंस में, कौन सी कंडीशंस में? इन कंडीशंस में या तो उसको प्रॉमिस किया गया हो कि भाई हाँ आप मुझे बता सकते हो कि मैं, आपने कोई भी अपराध किया है तो आपने, मतलब उसको एक आपसे वादा कर रहे हो कि आप बता सकते हो मुझे खुल के, मैं आपको किसी को नहीं, आपकी बातें जो है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि भाई उस व्यक्ति को डिसीव किया जा रहा है, उसको धोखाधड़ी करके, उसको धोखाधड़ी करके भाई कि हाँ आपसे धोखाधड़ी करके उससे किसी प्रकार का स्टेटमेंट निकलवाया जा रहा है या कोई भी कन्फेशन करवाया जा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज है कि वो व्यक्ति जो है वो ड्रंक पर्सन है, उसको दारू पिला दी, या फिर ऑलरेडी वो ड्रंक व्यक्ति है, मतलब इंटॉक्सिकेशन जिसको बोल सकते हैं अपन, क्या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, तो वो व्यक्ति ने अगर किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना। और तीसरी चीज है कि भाई उस व्यक्ति को किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, और उसने स्टेटमेंट का मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद में भी उसने किसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो वो स्टेटमेंट, वो कन्फेशन भी, और उस व्यक्ति को वार्निंग नहीं दी गई थी, उसके बाद में भी उस व्यक्ति ने क्या किया, स्टेटमेंट या कन्फेशन कर दिया। तो इन कंडीशंस में अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन रिलेवेंट होगा, कोर्ट में रिलेवेंट होगा, सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग कोर्ट में रिलेवेंट होगा, जिसको बोलते हैं अपन बाय इलीगल मींस। इलीगल मींस का भाई एक एक्यूज पर्सन है, वो पुलिस की कस्टडी में है और उसने कोई भी किसी प्रकार का लेटर लिखा अपनी माँ को कि भाई हाँ फलाने फलाने, पहले तो आपने कैसे हो, मैं कैसा हूँ, फलाना लिखा, फिर उसके बाद में उसने लिख दिया कि भाई हाँ एक के नाम के व्यक्ति का जो मर्डर है मेरे से ही हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। उसने सारी चीज़ें कन्फेस कर ली उस लेटर में, और उस लेटर को पुलिस ऑफिसर के द्वारा पढ़ लिया गया, तो वो कन्फेशन क्या हुआ, वो कन्फेशन यहाँ सेक्शन 29 में रिलेवेंट माना जाएगा, क्या रिलेवेंट माना जाएगा, या पुलिस ऑफिसर के द्वारा बता दिया गया कि भाई हाँ आपके घर फैमिली को 10 लाख रुपए पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है ना, है ना, आपको हम हमारी फैमिली, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, या किसी व्यक्ति के द्वारा उसको धोखाधड़ी करके बोला गया, तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कन्फेशन निकलवाया गया, दारू पिला दी गई, ठीक है, क्या दारू पिला दी गई उसको किसी प्रकार का, एंड अब इंटॉक्सिकेटेड हो गया, वो ड्रंकन पर्सन हो गया एक तरह से, तो वो जो भी स्टेटमेंट निकल के आएंगे ना इनसे, चाहे इलीगल तरीके से स्टेटमेंट निकलवाया, धोखाधड़ी करके स्टेटमेंट निकलवाया, और ड्रंक दारू पिलवा के किसी प्रकार का स्टेटमेंट वादा करके स्टेटमेंट निकलवाया गया, तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट जो होंगे कोर्ट में एडमिसेबल होंगे, रिलेवेंट माने जाएंगे सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है कि ऑफेंस बाय इलीगल मींस, वही सेम चीज है कि भाई इलीगल तरीके से किसी प्रकार का किसी प्रकार के स्टेटमेंट कन्फेशन निकलवाया जा रहा है, वो सारे के सारे रिलेवेंट माने जाएंगे। ये उमेश कुमार वर्सेस आंध्र प्रदेश के केस में बोला गया था कि भाई जो भी ऑफेंसेस रहेंगे वो इलीगल तरीके से निकलवाए कोई भी, तो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, ये चीज बोली गई थी। आर वर्सेस सेल्सबरी के केस में बोला गया था कि कोई ड्रंकन पर्सन के द्वारा किसी प्रकार का कन्फेशन दिया जाता है, वो कन्फेशन भी सेक्शन 29 के केस में सेक्शन 29 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट माना जाएगा, सेक्शन 29 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट माना जाएगा। फिर है सेल्वी वर्सेस कर्नाटका, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बोला गया था कि नार्को टेस्ट जो होता है, अगर वो नार्को टेस्ट वो व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दे रहा है, तो वो नार्को टेस्ट क्या माना जाएगा, वो रिलेवेंट माना जाएगा। अगर नार्को टेस्ट जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो वो इररिलेवेंट होगा, लेकिन नार्को टेस्ट सेक्शन 29 में अगर वो वॉलंटरी दिया जा रहा है तो वो क्या है, वो रिलेवेंट होगा, ठीक है, वो रिलेवेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 30 क्या बात करता है, सेक्शन 30 जॉइंट ट्रायल की बात करता है, जॉइंट प्रोसीडिंग्स की बात करता है। जॉइंट ट्रायल क्या बात करता है कि भाई कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी प्रकार का स्टेटमेंट देता है, जॉइंट ट्रायल में ए बी सी डी कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, है ना, उनको एक साथ में किसी पर्टिकुलर अपराध के लिए ट्रायल किया जा रहा है ना, उसकी प्रोसीडिंग्स, उन सभी की प्रोसीडिंग्स एक सेम चल रही हैं। देखो मोर देन वन पर्सन हैं, ठीक है ना, सेम ऑफेंस कमिट किया उन्होंने, मेड बाई एक्यूज पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कन्फेशन किया गया कि हाँ हम सब ने ही अपराध किया है, फलाने व्यक्ति को मारा है, ऐसे मारा है, वैसे मारा है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी भी दो व्यक्तियों के द्वारा, किसी भी एक व्यक्ति एक्यूज पर्सन ने क्या कर दिया, कन्फेशन दे दिया। अब वो कन्फेशन इसको भी इफेक्ट करेगा,
भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति ने जिसने अपराध कमिट किया है उसको तो इफेक्ट करेगा ही, और जो कन्फेशन दे रहा है उसको भी अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज है, या तो वो खुद को भी इफेक्ट कर रहा है या दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर रहा है। कि मान के चलते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है, डी है और ई है ना। इन तीन पांचों लोगों को क्या है एक साथ ट्रायल किया जा रहा है किसी भी मर्डर के लिए। अब ई नाम का व्यक्ति कोर्ट में जाके इन ये कन्फेशन कर देता है कि हाँ हम सभी ने ही किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम बोल देते हैं कि भाई आर नाम के व्यक्ति को क्या मर्डर किया है, कि आर नाम के व्यक्ति का मर्डर किया, ऐसे ऐसे किया था, वैसे वैसे किया था, ये पर्टिकुलर ऑफेंस था, पर्टिकुलर जगह थी, पर्टिकुलर वेपन था। तो सारा कन्फेशन कर दिया ए नाम के व्यक्ति ने, ठीक है ना। अब ये जो कन्फेशन किया है ये खुद को भी इफेक्ट करेगा और इन चारों व्यक्तियों को भी इफेक्ट करेगा। तो वो व्यक्ति को का जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट जो है सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग रिलेवेंट माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ये इसका स्टेटमेंट जो है ना, ये वीक काइंड ऑफ एविडेंस माना जाता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि इन बाकी के अदर रिलेवेंट बाकी के एविडेंस से उनकी संपुष्टि नहीं कर ली जाती, कोरोबोरेशन नहीं कर लिया जाता है। ये केस था इसका केस था कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, है ना। इसमें ये बोला गया था कि जो जॉइंट ट्रायल के दौरान में कोई भी एक्यूज पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है, कन्फेशन दिया जाता है, जो खुद को भी इफेक्ट कर रहा है और दूसरों को भी इफेक्ट करता है, तो वो स्टेटमेंट जो है वीक काइंड ऑफ एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है और उसके स्टेटमेंट को दूसरे अदर एविडेंस से संपुष्टि करना जरूरी है, कोरोबोरेशन जरूरी है, ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन 2 जो है बीएसए में जोड़ी गई थी, क्या अभी जो रिपील हुआ है 1872 और 2023 का बीएसए आया है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एब्सकॉन्ड हो रहा है, कोई भी व्यक्ति एब्सकॉन्ड हो रहा है, या उसको सेक्शन 84 की जो धारा है सेक्शन 84 जो धारा है ना बीएनएसएस की, सेक्शन 84 बीएनएसएस और सेक्शन 82 सीआरपीसी, इसमें प्रोक्लोमेशन इशू किया जाता है और प्रोक्लोमेशन इशू करने के बाद में वो व्यक्ति उन प्रोक्लोमेशन की जो कंडीशन है उनको कंप्लाई करने में फेल हो जाता है या वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो उसको क्या समझा जाएगा, उस व्यक्ति को ये समझा जाएगा कि भैया वो उसका जॉइंट ट्रायल चल रहा है, डीम्ड जॉइंट ट्रायल, मतलब कि माना जाएगा, ठीक है ना, जॉइंट ट्रायल उस व्यक्ति का। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 जो है ये अभी इंसर्ट की गई है, नया पार्ट जोड़ा गया है सेक्शन 30 इसमें सॉरी 24 के एक्सप्लेनेशन 24 सेक्शन 24 में एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ी गई है वो, ठीक है ना। अब ऑफेंस में एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है कि ऑफेंस इंक्लूड्स द अबेटमेंट, अटेम्प्ट टू कमिट, अटेम्प्ट, ये सारे के सारे जो होंगे ना, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो किस किस चीज को इंक्लूड करता है, अबेटमेंट को भी करता है, अटेम्प्ट टू कमिट को भी करता है, उन चीजों को वो इंक्लूड करता है कोई पर्टिकुलर ऑफेंस, वो एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है कि कोई व्यक्ति ने प्रोक्लेमेशन इशू किया गया और उसका क्या नहीं किया गया, कंप्लाई नहीं किया गया, या वो एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति जो है उसको ये समझा जाएगा कि वो जॉइंट ट्रायल हो रहा है। तो सेक्शन 17 to 31 एडमिशन एंड कन्फेशन खत्म हो गया, मतलब कि सेक्शन 15 से 25 बीएसए का, ठीक है। एडमिशन और कन्फेशन के 2 वीडियोस हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये कहीं ना कहीं आपको फायदा दें, बेनिफिट्स दें, ठीक है। कोई चीजें हैं जो हमने डिटेल में नहीं डिस्कस की हैं, तो हमने इनको वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करना है, ठीक है ना। ये लाइव क्लासेस के थ्रू भी चलती हैं, लेकिन जो डिटेलिंग में होती है, जो नोट्स बनवाए जाते हैं, डिटेल में पढ़ाया जाता है, उस चीज़ के लिए तो आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो 21 जनवरी से जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। आपको प्री मेंस और इंटरव्यू और आपका जो टेस्ट सीरीज है प्री मेंस की, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहेगा बैच, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल रहेगा। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का बेनिफिट्स लें। थैंक यू सो मच।